गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने लिया हुआ है जीएस मास्टर जीके। ठीक है, टॉपिक्स जो वो जो देते हैं या क्राउन के, तो यहाँ पे क्राउन के जो टॉपिक दिए हुए हैं या करेंट अफेयर के या जो भी बुक के जो है टॉपिक दिए हुए हैं, तो यहाँ पे हम लोग वो टॉपिक को है जो वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। वैसे विद्यार्थी जो पहली बार स्टार्ट कर रहे हैं तो वो भी सीख सकेंगे कि कैसे हमको जो है इस बुक को पढ़ना है। तो आज जो हम लोग टॉपिक नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, वो टॉपिक नंबर 1 में दिया हुआ है आपको प्राचीन इतिहास में प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत दिए हुए हैं। दूसरा दिया हुआ है भारत के भूगोल का परिचय, जीव विज्ञान का परिचय और जीव विज्ञान की शाखाएं। उसके बाद यूरोपीय व्यवसायों का बिहार में आगमन प्लस शासन। उसके बाद करेंट का दिया हुआ है आपको स्पीडी से कौन क्या और कहाँ। उसके बाद जो है राष्ट्रीय घटनाक्रम के बारे में दिया हुआ। तो यहाँ से आप पेज नंबर भी मिला करके आप पढ़ाई कर सकते हैं और चाहे तो आप वीडियो के माध्यम से भी पढ़ाई कर सकते हैं। और आपको जो है इसका पीडीएफ मिलेगा, तो आपको किताब को भी पलटने की ज़रूरत नहीं होगी। सारा पीडीएफ और उसके बाद जो है आप अंडरलाइन किया हुआ शब्द भी, इम्पोर्टेंट शब्द भी मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए आप टेलीग्राम मिक्स स्टडी ज्वाइन करके वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग ज्योग्राफी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ज्योग्राफी का पार्ट से स्टार्ट करते हैं। भारत का भूगोल, भारत का भौगोलिक परिचय। ध्यान रखेंगे, भारत का भौगोलिक परिचय दिया हुआ यहाँ पे उपमहाद्वीप। तो भारत की विशालतम के कारण जो है भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है। और इस उपमहाद्वीप में जो देश शामिल हैं वो हैं आपको नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका और मालदीव। ठीक है, उसके बाद जो है यह विश्व के अकेला देश है जिसका नाम हिंद महासागर से जुड़ा हुआ है। ध्यान रखेंगे, भारत जो है विश्व का अकेला देश है जिसके साथ जो है हिंद महासागर का नाम भी जुड़ा हुआ है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हमने टिक लगा हुआ है चतुष्कोणीय। तो भारत की आकृति कैसी है? तो चतुष्कोणीय है। ध्यान रखेंगे, चतुष्कोणीय है। ठीक है, और अक्षांश की दृष्टि से भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अक्षांश की दृष्टि से भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, यानी भूमध्य रेखा से देखा जाए तो भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और देशांतर की दृष्टि से देखा जाए, अगर देशांतर की दृष्टि से देखा जाए तो भारत जो है पूर्वी गोलार्ध के मध्य स्थित है, पूर्वी गोलार्ध के मध्य स्थित है। ठीक है, अब आइए इसका देखते हैं हम लोग अक्षांशीय विस्तार देखते हैं। ठीक है, तो दिया है इसका विस्तार दक्षिण में, इसका विस्तार जो है दक्षिण में। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये भारत है, तो भारत के दक्षिण वाला जो बिंदु है वो 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, जो अक्षांश रेखा टच करती है 8 डिग्री 4 मिनट। इसको कैसे याद करेंगे? तो 4 दूना के 8। ध्यान रखेंगे, नीचे वाला 4 दूना के 8, 8 डिग्री 4 मिनट्स। और उसके उत्तर में जो है, उत्तर में 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट, यानी 3 दूना के 6, आप बीच में एक जोड़ देंगे +7, यानी 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, तो आपको जो है दक्षिणी अक्षांश का, दक्षिणी बिंदु का आपको याद हो गया। दक्षिणी बिंदु का आपको याद हो गया, 4 दूना के 8 और 3 दूना के 6, 1 7। अब आइए देखते हैं पश्चिम और पूरब के बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, पश्चिम और पूरब के बारे में देखते हैं। तो पश्चिम बिंदु जो है 68 डिग्री 7 मिनट है, 68 डिग्री 7 मिनट पूरब में। ठीक है, क्योंकि देशांतर से पूरब में है तो इसलिए जो है इसको पूरब बोलेंगे। लेकिन इंडिया का ये वाला कौन सा छोर है? तो पश्चिमी छोर है। ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो है पूर्वी में जो है 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। तो ये चीज़ें याद रखें। उसके बाद आइए देखते हैं भारत देश का मानक समय रेखा क्या है। भारत देश का जो है मानक समय रेखा क्या है? तो ध्यान रखेंगे उत्तर प्रदेश से। ठीक है, उत्तर प्रदेश से आपको जो है 82 डिग्री देशांतर, 82 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82 डिग्री पूर्वी देशांतर ये नैनी इलाहाबाद से गुजरती है। ठीक है, ग्रीनविच समय से जो है ये 5.5 घंटा जो है आगे है, 5.5 घंटा आगे है। ध्यान रखेंगे,
नेक्स्ट देखते हैं भारतीय मानक समय से गुजरने वाले राज्य के बारे में देखते हैं। भारतीय मानक समय से गुजरने वाले राज्य कौन से हैं? तो पहले आप ध्यान रखेंगे, पहले सबसे पहले उत्तर प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद आंध्र प्रदेश। ध्यान रखेंगे, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश, यानी 5 राज्यों से गुजरता है, 5 राज्यों से गुजरता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 यानी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत जो है विश्व के क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। भारत का स्थान कौन सा है? 7वां स्थान है। ठीक है, तो 7वां स्थान में ध्यान रखेंगे सबसे पहले जो है रूस, उसके बाद कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील एवं ऑस्ट्रेलिया है। अब विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग जो है भारत है? तो 2.42%। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं भारत से बड़े क्षेत्रफल वाले देश हैं। सबसे पहले रूस सबसे बड़ा है, उसके बाद कनाडा है, उसके बाद चीन बड़ा है, उसके बाद अमेरिका बड़ा है, उसके बाद ब्राज़ील बड़ा है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया बड़ा है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत का स्थान आता है, 7वां स्थान आता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। आइए आगे देखते हैं, इसका विस्तार दक्षिण दिशा में, यानी भारत का विस्तार जो है दक्षिण दिशा में देखा जाए तो दक्षिण दिशा में कितना है? तो यहाँ से यहाँ तक इसकी जो लंबाई है 3214 किलोमीटर, 3214 यानी 3214 किलोमीटर। ठीक है, अब पूरब से पश्चिम है 2933 किलोमीटर, यानी 2933 याद रखेंगे। ठीक है, उत्तर दक्षिण 3214 और पूरब पश्चिम 2933। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भारत की स्थल सीमा, यानी भारत की जो स्थलीय सीमा है जो समुद्र तट से नहीं लगी हुई है वो कितना है? तो 15,200 किलोमीटर है। ध्यान रखेंगे, 15,200 किलोमीटर भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर। उसके बाद भारत की तटीय सीमा जो है 6100 किलोमीटर है। भारत की तटीय सीमा यानी जो समुद्र से लगा हुआ है 6100 किलोमीटर है। ठीक है, अगर ये द्वीप को छोड़ करके, अगर पूरा द्वीप लेकर के देखा जाए, कुल द्वीप का तटीय सीमा देखा जाए तो ये है आपको 7,516.6 किलोमीटर, 7,516.6 किलोमीटर है द्वीप सहित। ठीक है, अगर यहाँ पे देखा जाए 15,200 और 7,516 को जोड़ दिया जाए तो भारत की कुल सीमा कितनी हो जाएगी? यानी तटीय सीमा को मिला करके और स्थल सीमा को मिला करके और द्वीपों को मिला करके भारत की कुल सीमा कितनी हो जाएगी? तो 22,716.6 किलोमीटर। ध्यान रखेंगे, 22,716.6 किलोमीटर। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं भारत का पड़ोसी देशों के साथ विस्तार। तो सबसे बड़ा जो हमारा पड़ोसी देशों की सीमा जो लगता है वो है बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश के साथ जो है 4096.7 किलोमीटर। तो ध्यान रखेंगे सबसे ज़्यादा जो सीमा लगता है बांग्लादेश से 4096.7 किलोमीटर। दूसरा स्थान पे है भारत और चीन है 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर। और तीसरा स्थान पे पाकिस्तान है 3323 किलोमीटर, 3323 किलोमीटर। और चौथा स्थान पे नेपाल है, 1751 किलोमीटर, 1751 किलोमीटर। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं भारत और म्यांमार की सीमा रेखा जो है 1643 किलोमीटर, 1643 किलोमीटर। भारत और भूटान का है 699 किलोमीटर, भारत और भूटान का 699 किलोमीटर। और भारत और अफगानिस्तान का है 106 किलोमीटर। तो इसमें ध्यान रखेंगे बांग्लादेश की सीमा जो 4096 किलोमीटर, सबसे 4096 किलोमीटर है, जो सबसे लंबी सीमा रेखा है। और सबसे कम सीमा रेखा है अफगानिस्तान के साथ भारत का 106 किलोमीटर, जो पीओके वाला क्षेत्र में लगता है। ठीक है, पीओके वाला क्षेत्र में। और कुल सीमा देखा जाए तो यहाँ पे दिया हुआ है कितना कुल सीमा? तो 15,106.7 किलोमीटर, 15,106.7 किलोमीटर जो है ये इन देशों के साथ सीमा टोटल बनाता है। ठीक है, तो 7 देशों से जो है हमारी सीमा लगती है, ये भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखते हैं भारत की अंतिम सीमा बिंदु। ठीक है, भारत की अंतिम सीमा बिंदु
दक्षिणतम बिंदु, अगर भारत की दक्षिणतम बिंदु देखा जाए तो इंदिरा पॉइंट है, ये ग्रेट निकोबार द्वीप में है। ध्यान रखेंगे, ग्रेट निकोबार द्वीप में है, यानी भारत के जो यहाँ पे ग्रेट निकोबार द्वीप है उसके जो है दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, जिसका नाम है ग्रेट निकोबार द्वीप समूह। ठीक है। दूसरा है उत्तरतम बिंदु इंदिरा कौल, लद्दाख में इंदिरा कौल। पश्चिम बिंदु में गौर मोता, गुजरात में गौर मोता। पूर्वी बिंदु है आपको की बिथू, अरुणाचल प्रदेश में। पूर्वी बिंदु है की बिथू, अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद देखते हैं पांचवा है आपको कन्याकुमारी, कन्याकुमारी तमिलनाडु में। ठीक है, कन्याकुमारी यानी मुख्य भूमि से पूछे अगर तो कन्याकुमारी तमिलनाडु हो जाएगा। अब आइए देखते हैं कि भारत जो है कितने राज्यों से जो है किस किस देश के साथ सीमा बनाता है। ठीक है, तो चीन के साथ जो है, चीन के साथ 5 राज्यों का सीमा लगता है भारत का। ध्यान रखेंगे, चीन के साथ 5 राज्यों का सीमा लगता है। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। नेपाल के साथ भी 5 राज्यों का सीमा लगता है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। नेपाल के साथ भी 5 राज्यों का सीमा लगता है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ठीक है। बांग्लादेश के साथ भी 5 राज्यों का सीमा लगता है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। पाकिस्तान के साथ भी 5 राज्यों का सीमा लगता है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। पाकिस्तान के साथ भी 5 राज्यों का सीमा लगता है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। म्यांमार के साथ 4 राज्यों का सीमा लगता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। म्यांमार के साथ 4 राज्यों की सीमा लगता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अब भूटान के साथ भी 4 राज्यों की सीमा लगता है, ये है आपको सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। अफगानिस्तान के साथ जो है 1 राज्य का सीमा लगता है, ध्यान रखेंगे, लद्दाख के साथ लगता है। ठीक है, जो कि 106 किलोमीटर इसका बॉर्डर एरिया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं शीर्ष 5 क्षेत्रफल वाले राज्य। शीर्ष 5 क्षेत्रफल वाले राज्य। ठीक है, सबसे बड़े जो है राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से तो पहला है राजस्थान। ठीक है, तो राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से तो बहुत पूछ लिया है, लेकिन इस बार एग्जाम में आ सकता है राजस्थान का क्षेत्रफल, तो ध्यान रखेंगे 34,2239। ठीक है, 34,2239। मध्य प्रदेश से ध्यान रखेंगे, मध्य प्रदेश से इसका कितना है तो इसका है आपको 30,082,245। 30,082,145 मध्य प्रदेश। तो पहला स्थान राजस्थान का है, दूसरा स्थान मध्य प्रदेश का, तीसरा स्थान महाराष्ट्र का है और चौथा स्थान उत्तर प्रदेश का है और 5वां स्थान गुजरात का है। ठीक है, तो राजस्थान का क्षेत्रफल जरूर याद रखेंगे 34,2239। ठीक है, 34,2239। आइए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे शीर्ष 5 क्षेत्रफल वाले जिले दिए हुए हैं। ठीक है, 5 क्षेत्रफल वाले जिले हैं। तो सबसे बड़ा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है तो कच्छ है। ध्यान रखेंगे, कच्छ है जो गुजरात का कच्छ, जहाँ पे लूनी नदी जो है कच्छ के रण में गायब हो जाती है, पढ़ते हैं, तो वही वाला कच्छ जो है। ठीक है, और यहीं पे कच्छ में ही भी धौलावीर है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो है स्थल है धौलावीर। ठीक है, यहीं पे है लूनी नदी के किनारे। तो कच्छ गुजरात, ठीक है, कच्छ गुजरात में। ठीक है, इसका याद रखेंगे क्षेत्रफल कितना है तो 45,652। 45,652। ठीक है, सबसे क्षेत्रफल में बड़ा जिला है। उसके बाद लेह आता है। ठीक है, जो लद्दाख में है। उसके बाद जैसलमेर आता है जो राजस्थान में है। उसके बाद बीकानेर आता है जो राजस्थान में है। उसके बाद बाड़मेर आता है जो राजस्थान में है। तो ध्यान रखेंगे, सबसे पहले कच्छ है जो गुजरात में है, उसके बाद लेह है लद्दाख में, उसके बाद जैसलमेर है राजस्थान में, उसके बाद बीकानेर है राजस्थान में, उसके बाद बाड़मेर है राजस्थान में। तो ये भी टॉपिक आपको कंप्लीट हो गई होगी। अब आइए देखते हैं शीर्ष 5 तट वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो 5 तट वाले राज्य जो है बड़े हैं जो उनके बारे में है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे बड़ा इसका जो है तटीय सीमा है, यानी 1962 किलोमीटर। ध्यान रखेंगे 1962 किलोमीटर है। उसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बाद गुजरात आता है।
ठीक है, गुजरात। अगर द्वीप न पूछे अगर राज्य में पूछे तो सबसे बड़ा जो है गुजरात राज्य जो है, इसका जो है तटीय सीमा सबसे बड़ा है, यानी 1600 किलोमीटर, ध्यान रखेंगे। उसके बाद आंध्र प्रदेश है, उसके बाद तमिलनाडु है, उसके बाद महाराष्ट्र है। तो सबसे बड़ा अगर पूछे केंद्र शासित प्रदेश को भी मिला करके तो सबसे बड़ा तो अंडमान निकोबार द्वीप है 1962 किलोमीटर, उसके बाद गुजरात है 1600 किलोमीटर, उसके बाद आंध्र प्रदेश 974 किलोमीटर, उसके बाद तमिलनाडु है 940 किलोमीटर, उसके बाद महाराष्ट्र है 720 किलोमीटर। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे है आपको प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ रेखाएँ, ठीक है, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएँ, ठीक है। तो भारत और चीन की सीमा रेखा को क्या बोलते हैं, तो मैकमोहन रेखा बोलते हैं। मैकमोहन रेखा जो समझौता हुआ था 27 अप्रैल 1914 को, 27 अप्रैल 1914 को। भारत और पाकिस्तान के सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं, जो 15 अगस्त 1947 को 15 अगस्त 1947 को निर्धारित हुआ था। भारत और अफगानिस्तान की सीमा रेखा को डुरंड रेखा कहा जाता है, जो विभाजन से पूर्व यह रेखा पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच में है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिया प्रमुख चैनल या जलडमरू मध्य, ठीक है, प्रमुख चैनल या जलडमरू मध्य, ठीक है, चैनल या खाड़ी भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच में जो है चैनल या खाड़ी है ग्रेट चैनल है, ठीक है। उसका क्या नाम है, ग्रेट चैनल। लघु अंडमान और कार निकोबार को अलग कौन करता है, तो 10 डिग्री चैनल अलग करता है। लघु अंडमान और कार निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। मिनिकॉय और लक्षद्वीप को जो है 9 डिग्री चैनल अलग करता है। मालदीव और मिनिकॉय को जो है 8 डिग्री चैनल अलग करता है, ध्यान रखेंगे। तो मिनिकॉय और लक्षद्वीप को जो है 9 डिग्री चैनल अलग करता है, अब मालदीव और मिनिकॉय को 8 डिग्री चैनल अलग करता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, भारत और श्रीलंका के बीच में मन्नार की खाड़ी एवं पाक जल संधि है। भारत और श्रीलंका के बीच में मन्नार की खाड़ी एवं पाक जल संधि है। अब आइए देखते हैं कर्क रेखा, ठीक है। तो 3 रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, जैसे आप जानते हैं, ठीक है। 3 रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा बीचों बीच से, और ये मकर रेखा। तो कर्क रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, ध्यान रखेंगे। कर्क रेखा ही है भारत के जो है राज्यों से गुजरती है, कितने राज्यों से गुजरती है, ठीक है। और कर्क रेखा जो है भारत को 2 भागों में बांटती है, ध्यान रखेंगे। तो कर्क रेखा पे यहाँ पे 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन सा है, गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है, ठीक है। कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से गुजरती है और सीरियल बाई याद करेंगे, पहले गुजरात, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा, उसके बाद मिजोरम। आइए नेक्स्ट देखते हैं, भारत की प्रादेशिक जल सीमा, समुद्री सीमा, तो इसको भी याद रखेंगे। भारत की जो है प्रादेशिक जल या समुद्री सीमा, ठीक है, समुद्री सीमा कितना है, तो 12 समुद्री मील की दूरी पर है, 12 समुद्री मील की दूरी है, ठीक है। उसके बाद जो है संलग्न क्षेत्र पूछ ले तो इसका जो है 24 समुद्री मील दूरी है, 24 समुद्री दूरी मील है, जहाँ से जो है भारत जो है शुल्क की वसूली कर सकता है, भारत की सीमा का शुल्क की वसूली कर सकता है, 24 समुद्री मील दूरी। उसके बाद जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं अन्य आर्थिक क्षेत्र जो है, अन्य आर्थिक क्षेत्र यह आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक है, यह आधार रेखा से जो है 200 समुद्री मील तक है। यह भारत के वैज्ञानिक अनुसंधान एवं प्राकृतिक संसाधन का दोहन की छूट है, ठीक है, 200 समुद्री मील तक। उसके बाद जो है उच्च सागर क्या है, तो अन्य आर्थिक क्षेत्रों के बाद उच्च सागर है, जहाँ सभी देशों का समान अधिकार है। उच्च सागर क्या है, जहाँ सभी देशों का समान अधिकार प्राप्त है। उसके बाद 1 समुद्री मील बराबर कितना होता है, तो 1.8 किलोमीटर होता है। 1 समुद्री मील बराबर कितना किलोमीटर होता है, तो 1.8 किलोमीटर होता है। 1 समुद्री मील बराबर 1.8 किलोमीटर। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में विदेशी क्षेत्रों का समावेश के बारे में दिया है यहाँ पे। तो भारत के विदेशी क्षेत्र में समावेश 15 अगस्त 1947 को जब स्वतंत्रता के बाद जो है फ्रांस एवं पुर्तगाल के अधीन कई क्षेत्र रहे, फ्रांस और पुर्तगाल के अधीन जो है कई क्षेत्र रहे, जो बाद में विलय के द्वारा उनको भारत में मिलाया गया। तो पहले पुर्तगाल के
अधीन क्षेत्र देखते हैं, पुर्तगाल के अधीन क्षेत्र देखते हैं तो दादर एवं नगर हवेली है, दमन एवं दीव है और गोवा है। ध्यान रखेंगे, दादर एवं नगर हवेली है, दमन एवं दीव है और गोवा है, पुर्तगाल के अधीन क्षेत्र। ठीक है, फ्रांस के अधीन क्षेत्र देखते हैं तो फ्रांस के अधीन क्षेत्र आपको है चंदेर नगोर, उसके बाद जो है पुडुचेरी, उसके बाद कराईकल, माहे, एनम। ठीक है, तो पुडुचेरी के ही स्थान में ये जो है तीनों क्षेत्र आते हैं, कराईकल, माहे और एनम। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है यहाँ पे मई 1987 में जो है 56वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है गोवा को 25वां राज्य बनाया गया। ध्यान रखिएगा, 1987 में 56वां संविधान संशोधन के द्वारा 25वां राज्य बनाया गया था भारत को। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं भारत का वह कौन सा राज्य है जो तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा है, तो ध्यान रखेंगे त्रिपुरा। भारत का वह राज्य कौन सा है जो बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है, तो त्रिपुरा है। त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा को क्या कहते हैं, तो शून्य रेखा कहते हैं। त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा रेखा को शून्य रेखा भी कहते हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अब आइए यहाँ पे दिया हुआ है भारतीय उपमहाद्वीपों में शामिल देश हैं, तो भारतीय उपमहाद्वीपों में शामिल देश जैसे हमने बताया तो यहाँ पे देख सकते हैं भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है और भूटान है। ठीक है, और कहीं कहीं आपको श्रीलंका भी मिलेगा, तो इसमें ध्यान रखेंगे। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल एवं भूटान। भारत की दक्षिणतम बिंदु स्थित है 4 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, उत्तरी अक्षांश पर है। उसके बाद जो है भारत राज्यों की संख्या जो पड़ोसी देशों की सीमाओं से जुड़ी है तो 16 राज्य है। ध्यान रखेंगे, भारत राज्यों की संख्या जो पड़ोसी देशों की सीमाओं से जुड़ी है तो 16 राज्य है। ठीक है, और 2 केंद्र शासित प्रदेश है। 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, उसके बाद जो है भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार है। भारत की अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार क्रमशः कितना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 29 डिग्री 2 मिनट। ठीक है, 29 डिग्री 2 मिनट है भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार। ठीक है, तो अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो 29 डिग्री 2 मिनट से 29 डिग्री 18 मिनट, 29 डिग्री 18 मिनट। अब आइए देखते हैं पंडिचेरी या पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में सम्मिलित क्या है, तो देख सकते हैं माहे जो कि केरल में उपस्थित है, माहे जो कि केरल में स्थित है, कराईकल जो पुडुचेरी में स्थित है, कराईकल जो पुडुचेरी में स्थित है, और येनम जो है कराईकल और पुडुचेरी तमिलनाडु में स्थित है। कराईकल और पुडुचेरी तमिलनाडु में स्थित है। एनम जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। एक बार इसको फिर से देखें, माहे जो केरल में स्थित है, कराईकल और पुडुचेरी तमिलनाडु में स्थित है, कराईकल और पुडुचेरी तमिलनाडु में स्थित है। एनम जो है आपको आंध्र प्रदेश में स्थित है। अब आइए देखते हैं मरकत द्वीप एमरल्ड आइलैंड के नाम से जाना जाता है। मरकत द्वीप को क्या जानते हैं, एमरल्ड आइलैंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का क्षेत्र है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का क्षेत्र है, मरकत द्वीप भी कहा जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है भारतीय संघ में शामिल राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या, तो राज्य कितने हैं, तो 28 राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं। ठीक है, भारत के पूर्वोत्तरी राज्य जिनकी सीमाएं बांग्लादेश से नहीं मिलती। ठीक है, भारत की पूर्वोत्तरी राज्य जो जिनकी सीमाएं बांग्लादेश से नहीं मिलती, तो नागालैंड की सीमा जो है बांग्लादेश से नहीं मिलती, मणिपुर की सीमा जो है बांग्लादेश से नहीं मिलती, और अरुणाचल प्रदेश की सीमा जो है बांग्लादेश से नहीं मिलती, और सिक्किम की भी जो सीमा रेखा है वो बांग्लादेश से नहीं मिलती। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है मैकमोहन रेखा चीन और भारत है कि किस राज्यों के बीच में है, तो अरुणाचल प्रदेश। ये याद रखेंगे, मैकमोहन रेखा जो है चीन और भारत के किस राज्यों के बीच में स्थित है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, इंदिरा पॉइंट की विषुवत रेखा से दूरी कितना है, ध्यान रखेंगे, इंदिरा पॉइंट से विषुवत रेखा की दूरी कितना है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखेंगे। 876 किलोमीटर। इंदिरा पॉइंट से विषुवत रेखा की दूरी कितना है, 876 किलोमीटर। पूरे भारत का अक्षांश विस्तार कितना है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित, तो ध्यान रखेंगे 6 डिग्री 40 मिनट से 6 डिग्री 40 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, अंडमान निकोबार वाला है, मुख्य भूमि वाला कितना है, तो हमने बताया था आपको 4 दूना के 8 यानी 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, जो तमिलनाडु वाला क्षेत्र है 8 डिग्री 4 मिनट। लेकिन ये अंडमान निकोबार पूरे भारत का पूछ दिया है,
तो 6 डिग्री 4 मिनट, 6 डिग्री 4 मिनट, ठीक है। 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। ऊपर वाला तो जस्ट तस है, लेकिन अंडमान निकोबार वाला थोड़ा सा नीचे है। कितना है तो दो अक्षांश नीचे है, 2 अक्षांश, तो 6 डिग्री 4 मिनट, ये याद रखेंगे, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के शीर्ष 5 तट रेखा वाले राज्य क्रमशः है। तो सबसे बड़ा जो तट रेखा से सीमा साझा करता है वो गुजरात राज्य है, उसके बाद आंध्र प्रदेश है, उसके बाद तमिलनाडु है, उसके बाद महाराष्ट्र है, उसके बाद केरल है, ठीक है। भारतीय जो है समुद्री रेखा से जो सीमा बनाता है सबसे बड़ा गुजरात है, उसके बाद आंध्र प्रदेश है, उसके बाद तमिलनाडु है, उसके बाद महाराष्ट्र है, उसके बाद केरल है। नेपाल, भूटान एवं चीन की सीमाओं से मिलने वाली भारतीय राज्य कौन सा है तो सिक्किम है। नेपाल, भूटान और चीन की सीमाओं से मिलने वाली भारतीय राज्य कौन सा है सिक्किम है। नेपाल, भूटान एवं चीन की सीमाओं से मिलने वाली भारतीय राज्य कौन सा है सिक्किम है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ से अब आपका जो अगला टॉपिक आ गया भारत का इतिहास, ठीक है, प्राचीन भारत का इतिहास। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत, ठीक है। तो स्रोत यहाँ पे दिया हुआ है, 2 वर्गों में बांटा गया है, स्रोत को 2 वर्गों में बांटा गया है, एक साहित्यिक स्रोत, एक पुरातात्विक स्रोत। एक साहित्यिक स्रोत, एक पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में जो है वैदिक संस्कृति, पाली, प्राकृतिक अन्य साहित्य शामिल है। अब पुरातात्विक साहित्य में जो है पूरा लेख है, सिक्के पे जो लिखे हुए चीज़ है वो है, जो बाकी स्थापत्य अवशेष हैं और उत्खनन आदि से जो प्राप्त है उसे पुरातात्विक स्रोत कहा जाता है। आइए फिर विदेशियों का विवरण भी इसमें शामिल है, ठीक है, इसमें विदेशियों का विवरण भी शामिल है, ये भी चीज़ें याद रखेंगे। साहित्यिक स्रोत में क्या है तो साहित्यिक स्रोत में जो है ब्राह्मण साहित्य है पहला। ब्राह्मण साहित्य में क्या है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, महाभारत, रामायण, पुराण, ठीक है। बौद्ध साहित्य में क्या है तो विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक, महावंश, दीपवंश, ललित विस्तार, दिव्यवदान, बुद्ध चरित्र को लिखा था अश्वघोष, ध्यान रखेंगे। महाभिभाष जिसकी रचना किए थे वसुमित्र, और जातक में जो है बुद्ध के जो है पुनर्जन्मों की कहानियां हैं, ठीक है। उसके बाद जो है जैन ग्रंथ भी शामिल है। तो जैन ग्रंथ में क्या क्या शामिल है तो जैन ग्रंथ में जो है जैन ग्रंथ में क्या क्या शामिल है तो ध्यान रखेंगे कल्पसूत्र, भगवती सूत्र, आचरांग सूत्र आदि। उसके बाद जो है ऐतिहासिक साहित्य स्रोत दिया हुआ है, ऐतिहासिक साहित्य स्रोत दिया हुआ है। तो रजत रंगनी किसके हैं रचना है तो कल्हड़ के है। रजत रंगनी में जो है जम्मू कश्मीर के राजाओं के बारे में दिया हुआ है। पृथ्वीराज रासो ये चंद्रबरदाई का है, चंद्रबरदाई का है। जो पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई का है, जो पृथ्वीराज के जो है ये कवि थे या मित्र भी थे चंद्रबरदाई, ठीक है। पृथ्वीराज और चंद्रबरदाई का बहुत ऐतिहासिक जो है एक कहानी भी प्रचलित है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। वो जो है हम लोग इतिहास में जब हम लोग पढ़ेंगे गौरी के साथ पृथ्वीराज चौहान के युद्ध के बारे में यानी तराइन की घटना पढ़ेंगे, उस समय हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। हर्षचरित्र बाणभट्ट ने लिखा, हर्षचरित्र बाणभट्ट, ठीक है। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त ने लिखा है। अर्थशास्त्र जो कौटिल्य ने लिखा है। उसके बाद जो है आपका अभिज्ञान शकुंतलम जो कालिदास की रचना है, अभिज्ञान शकुंतलम जो कालिदास की रचना है। स्वप्न वासवदत्ता जो भास की रचना है, स्वप्न वासवदत्ता जो भास की रचना है। राजाओं द्वारा रचित साहित्य है। हाल राजा थे सातवाहन वंश के, ठीक है। हाल राजा सातवाहन वंश के थे, इनके द्वारा जो रचित है गाथा सप्तशती, ध्यान रखेंगे गाथा सप्तशती हाल राजा सातवाहन के द्वारा लिखा गया है। महेंद्र वर्मन पल्लव वंश के, पल्लव वंश के मत विलास प्रहसन। हर्षवर्धन जो है रत्नावली, हर्षवर्धन का रचना है रत्नावली। नागानंद प्रियदर्शिका। सामेश्वर जो चालुक्य वंश के शासक हैं। मनसोलास, ध्यान रखिएगा मनसोलास। अब देखते हैं साहित्य स्रोत ग्रंथ प्रमुख तथ्य। साहित्य स्रोत ग्रंथ प्रमुख तथ्य।
कलहड़ की जो है रजत रंगनी जो संस्कृत भाषा में है, पहली बार इतिहास की झलक इसी ग्रंथ में मिलती है। कलहड़ की जो रजत रंगनी है ये संस्कृत भाषा में है और पहली बार जो है इतिहास की झलक जो है इसी ग्रंथ में मिलती है। महावंश एवं दीपवंश जो है ये बौद्ध ग्रंथ है, जो दक्षिणी बौद्ध मत के ग्रंथ है, दक्षिणी बौद्ध मत के ग्रंथ है। ललित विस्तार जो है बौद्ध ग्रंथ है जिनकी रचना नेपाल में हुई है। ललित विस्तार जो बौद्ध ग्रंथ है जिसकी रचना नेपाल में हुई है। पढ़नी ने पहली संस्कृत व्याकरण अष्टाध्याय की रचना की है और इसमें जो है मौर्य काल के सामाजिक जीवन के वृत्तांत मिलते हैं। पतंजलि जो महाभाष्य की रचना की हैं, पतंजलि जो है महाभाष्य के रचना की है और ये आधारित है पढ़नी के अष्टाध्याय पे है। पढ़नी के अष्टाध्याय, और अष्टाध्याय क्या है? संस्कृत व्याकरण का प्रथम बुक है, ध्यान रखेंगे, पढ़नी का अष्टाध्याय। और यही इसी की रचना जो है पतंजलि इसी की रचना के आधार पर महाभाष्य की रचना किए हुए हैं। उसके बाद जो है ऐतिहासिक महत्व के प्रथम ग्रंथ की रचना जो है हर्ष के दरबारी कवि बाणभट्ट ने हर्षचरित के रूप में किया है। ऐतिहासिक महत्व के प्रथम ग्रंथ की रचना हर्ष के दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट जिन्होंने हर्षचरित का रचना किया है। उसके बाद अर्थशास्त्र के लेखक हैं जिनके नाम तीनों नाम याद रखेंगे, कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त। कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त। और इसमें क्या मिलता है? तो मौर्यकालीन राज्य व्यवस्था का चित्रण मिलता है, मौर्यकालीन राज्य व्यवस्था का चित्रण मिलता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वाकपत ने कनौज के राजा यशोवर्मन पर आधारित गौडवह नामक पुस्तक लिखी है। ध्यान रखेंगे, वाकपति ने कनौज के राजा यशोवर्मन पर आधारित गौडवाह नामक एक पुस्तक लिखी है। गौड़, ठीक है। विभिन्न राजाओं के जीवन पर आधारित कुछ अन्य रचनाएं हैं। हेमचंद्र का जो कुमार पाल चरित्र, न्यायचंद्र, ठीक है, का हमारी काव्य, पद्मागुप्त का नशंकरचरित, बिलाल का भोज प्रबंध आदि है। ठीक है। उसके बाद जो तमिल में लिखी कुछ राज्य के जीवन चरित्रों पे दिया हुआ है, नंदी कलम्बकम, ध्यान रखें, नंदी कलम्बकम, ये पल्लव शासक नंदीवर्मन 3 के प्रशस्ति है। ठीक है, नंदीवर्मन 3 के क्या है? प्रशस्ति है। उसके बाद विदेशियों का विवरण देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं यूनानी लेखकों के बारे में। तो यूनानी लेखक या ग्रीस भी बोल सकते हैं। हेरोडोटस, ठीक है, ये जो है इतिहास का इनको पिता कहा जाता है। हेरोडोटस को क्या कहा जाता है? इतिहास का पिता कहा जाता है। इन्होंने हिस्टोरिका नामक बुक की रचना की है। मेगास्थनीस जो सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे और इनकी पुस्तक का नाम इंडिका है। ठीक है, इनकी पुस्तक का नाम इंडिका है। ठीक है। अज्ञात लेखक, यूनानी लेखक एक अज्ञात लेखक हैं जिनका रचना है पेरिपल्स ऑफ द एरिथियन सी। ध्यान रखेंगे, अज्ञात लेखक यूनानी लेखक हैं, पेरिपल्स ऑफ द एरिथियन सीन, यानी लाल सागर का विवरण दिए हैं। ठीक है। और इनके प्रकाशन में जो है ये जो है प्राकृतिक स्थिति और व्यापार पर प्रकाश किया है। इस बुक में प्राकृतिक स्थिति बताया है और व्यापार पे इन्होंने प्रकाशन किया है। ठीक है। उसके बाद चौथा है आपका टॉलमी की जियोग्राफी 150वीं के आसपास का है। ये प्राचीन भारतीय भूगोल एवं वाणिज्य की जानकारी देता है। ठीक है। टॉलमी का जो है जियोग्राफी प्राचीन भारतीय भूगोल एवं वाणिज्य की जानकारी देता है। स्ट्रैबो के बारे में याद रखेंगे, स्ट्रैबो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट यहाँ से हो सकता है। मेगास्थनीज तो परीक्षा में बहुत पूछ चुका है, लेकिन मेगास्थनीज से रिलेटेड एक स्ट्रैबो है। ये इसने मेगास्थनीज के बारे में लिखा है कि मेगास्थनीज की विवरण जो है काल्पनिक माना है। स्ट्रैबो जो है मेगास्थनीज की विवरण को क्या माना है? ये काल्पनिक माना है, तो इसको याद रखेंगे। ठीक है। मेगास्थनीज वही जो मौर्य के दरबार में रहते थे, सेल्यूकस निकेटर के राजदूत, तो इससे रिलेटेड है, इसलिए इसको याद रखेंगे। रोमन लेखक देख सकते हैं यहाँ पे, रोमन लेखक के बारे में प्लिनी का नेचुरल हिस्टोरिका, इनकी बुक का नाम क्या है? नेचुरल हिस्टोरिका।
भारत और इटली के बीच में होने वाले व्यापारिक संबंध की ये बुक जो है जानकारी देता है। ठीक है, पलनी की रचना है नेचुरलिस हिस्टोरिका। ठीक है, भारत और इटली के बीच में होने वाले व्यापारिक संबंधों की जानकारी देता है पलनी, जो रोमन लेखक हैं। अब आइए देखते हैं चीनियों का विवरण, चीनी विवरण। ठीक है, तो चीनी पर्यटन भारत में बौद्ध धर्म के अध्ययन तथा बौद्ध तीर्थों का दर्शन करने आते थे। ध्यान रखेंगे, चीनी जो पर्यटक है भारत में बौद्ध धर्म का अध्ययन तथा बौद्ध तीर्थों का दर्शन करने आते थे, जिसमें से पहला है फैयान। फैयान जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे, जो चंद्रगुप्त द्वितीय जो गुप्त शासक हैं। ठीक है, जो विक्रमादित्य की उपाधि इन्होंने प्राप्त कर लिया था। ठीक है, ये 5वीं सदी में आया था और इसकी बुक का नाम है फुकोकी। ध्यान रखेंगे, फुकोकी। ठीक है, और इसमें जो है गुप्त काल में भारत के सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्थिति पर प्रकाश डाला गया है। फुकोकी में क्या डाला गया है, तो भारत के गुप्त काल के जो है सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्थिति के बारे में प्रकाश डाला गया है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, हेन स्वांग के बारे में देखते हैं। हेन स्वांग ये युआन च्वांग था इनका, इसका हेन स्वांग या युआन च्वांग भी इसको बोलते हैं। यह हर्षवर्धन के समय में 629 ईस्वी में भारत आया था। 629 ईस्वी में भारत आया था और इसकी बुक का नाम है सुयुकी इसकी बुक का नाम है। ठीक है, इसके अनुसार इसके बुक के रचना के अनुसार जो है यह भारत को जो है उस बुक में जो दर्शाया है इंटू दर्शाया है। क्या दर्शाया है, हेन सॉन्ग जो है इंटू यानी अर्धचंद्रकार के का नाम देता है। हेन सॉन्ग के मित्र विली ने, ध्यान रखेंगे, हेन सॉन्ग के मित्र थे एक विली, हेनसंग के मित्र थे एक विली। हेनसंग की जीवनी लिखा है। हेनसंग की जीवनी कौन लिखा, विली, जो उसका मित्र है। इसने हर्षकालीन राजनीति के साथ साथ धर्म, रीति रिवाज एवं सामाजिक का भी वर्णन किया है। इसमें जो है 138 देशों का विवरण मिलता है। ठीक है, ठीक है, सुयुकी में इति संघ देखते हैं। इति संघ ये 7वीं शताब्दी में भारत आए थे, 7वीं शताब्दी में भारत आए थे तथा नालंदा एवं विक्रमाशील विश्वविद्यालय का वर्णन इनके बुक में मिलता है। ठीक है, इति सिंह। अब अरबी लेखक के बारे में देखते हैं। सुलेमान जो है 9वीं शताब्दी में भारत आए थे और ये पाल तथा प्रतिहार शासकों के बारे में लिखे हैं। ठीक है, सुलेमान जो है 9वीं शताब्दी में भारत आए थे और ये पाल एवं प्रतिहार शासकों के बारे में लिखे हैं। उसके बाद अल-बरूनी के बारे में ध्यान रखेंगे। अल-बरूनी जो है मोहम्मद गजनवी के का समकालीन है, या मोहम्मद गजनवी के ही दरबार में रहता था, इसी के साथ ये भारत आया था। और इसके बुक का नाम है तहकीके हिंद। इसके बुक का क्या नाम है, तहकीके हिंद या किताब उल हिंद नाम है। ठीक है, इसमें जो है भारत के निवासियों का दशा का वर्णन किया है। इसमें जो है अल-बरूनी जो है भारत के निवासियों का दशा का वर्णन किया। वही महमूद गजनी है जो सोमनाथ मंदिर को लूटा था, ध्यान रखेंगे, 1000 ईस्वी में। उसके बाद जो है इन लेखकों के अतिरिक्त तिब्बती बौद्ध के बारे में, तिब्बती बौद्ध के लेखक कौन है, तो तारानाथ है। तिब्बती बौद्ध के लेखक कौन है, तारानाथ है, जो 12वीं शताब्दी के ग्रंथ कंगयूर तथा तंगयूर से भी भारतीय इतिहासों की कुछ जानकारी मिलती है। अब आइए देखते हैं पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, तो पुरातात्विक स्रोत के जो है पिता किसको कहा जाता है, तो पुरातात्विक स्रोत जैसे हमने आपको बताया कि सिक्के, स्मारक, मूर्तियाँ, चित्रकला, भौतिक अवशेष, मृत भांड, आभूषण आदि इस पुरातात्विक स्रोत में आते हैं। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत का पितामह किसे कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, अलेक्जेंडर कर्निंघम। तो जैसे मैंने आपको हाईलाइट किया है, जिससे हाईलाइट या अंडरलाइन भी आप कर देते हैं तो आपको रिवीजन करने में बहुत समय कम लगेगा अगर एक बार पढ़ चुके हैं तब। आइए देखते हैं फिर अभिलेख किसे कहते हैं, तो जो लेख मुहर या प्रस्तंभ या स्तूपों या चट्टानों के बारे में जो लेख लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं, अभिलेख कहते हैं। अभिलेख के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो एपीग्राफी कहते हैं। ध्यान रखेंगे, अभिलेख को अध्ययन को क्या कहते हैं, तो एपीग्राफी कहते हैं। ठीक है, एपीग्राफी कहते हैं। उसके बाद जो है पेलीग्राफी है। ठीक है, क्या है, पेलीग्राफी। ठीक है, पेलीग्राफी क्या है, तो अभिलेख तथा दूसरे प्राचीन दस्तावेजों की प्राचीन तिथि का, इसमें किस चीज़ का अध्ययन होता है, तो
जो है अभिलेखों की तिथि का अध्ययन को क्या कहते हैं? पेलियोग्राफी। ठीक है, अभिलेखों की तिथि के अध्ययन को क्या कहते हैं? पेलियोग्राफी, ध्यान रखेंगे, पेलिग्राफी। आइए नेक्स्ट देखते हैं न्यूमिस्मेटिक्स। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? तो ये सिक्कों का अध्ययन है। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? सिक्कों का अध्ययन है। ठीक है, अध्ययन को, या इसको बोला जाता है मुद्रा शास्त्र है। मुद्रा शास्त्र भी बोला जाता है, न्यूमिस्मेटिक्स को मुद्रा शास्त्र भी बोला जाता है। अब आइए देखते हैं यहाँ पे सिक्के के बारे में दिया है। तो सिक्के के बारे में दिया तो ध्यान रखेंगे सबसे प्राचीन सिक्के कौन है? तो पंचमार्क। ठीक है, पंचमार्क या इसे ही बोला जाता है आहत सिक्के। पंचमार्क या आहत सिक्के, ध्यान रखेंगे, पंचमार्क या आहत सिक्के सबसे प्राचीन सिक्के हैं। पंचमार्क या आहत सिक्के कहलाते थे। ठीक है, साहित्य में इनको क्या कहा जाता है? तो साहित्य में इस सिक्का को क्या कहा जाता है? तो कार्स्पण कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, साहित्य में इस सिक्के को क्या कहा जाता है? तो कार्स्पण कहा जाता है। तो बहुत विद्यार्थी पढ़ते हैं जो ऊपर पढ़ते हैं, तो कार्स्पण को भी याद रखेंगे। ठीक है, सबसे प्राचीन सिक्के पंचमार्क या आहत सिक्के, और साहित्य सिक्के क्या है? तो कार्स्पण कहा जाता है। पुराने सिक्के क्या हैं? तो तांबे हैं, चांदी है, सोने है और शीशे हैं। पुराने सिक्के क्या कहते हैं? तांबे, चांदी, सोने और शीशे। अब आइए देखते हैं, आरंभिक सिक्कों में कुछ प्रतीक मिलते थे, पर बाद में सिक्कों पर राजाओं और देवताओं का भी नाम, तिथियां उल्लेखित मिलती है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं सोने के लिखित सिक्के, सोने के जो है लिखित सिक्के सर्वप्रथम कुषाण राजाओं ने जारी किया था। सोने के लिखित सिक्के सर्वप्रथम कुषाण राजाओं ने जारी किया था। गुप्त शासकों ने सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए थे। तो गुप्त शासकों ने सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए थे। और लिखित सिक्के में पूछे तो कुषाणों ने जारी किया था। लिखित सिक्के कुषाणों ने, और गुप्त शासकों ने सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए थे। उसके बाद समुद्रगुप्त को सिक्के पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। समुद्रगुप्त को जो है सिक्के पे बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया। सातवाहन ने शीशे के सिक्के जारी किए। सातवाहन ने किसके सिक्के जारी किए? शीशे के सिक्के जारी किए। गुप्त काल में स्वर्ण सिक्के को दिनार कहा जाता है। स्वर्ण सिक्के को क्या कहा जाता है? यानी सोने के सिक्के को दिनार कहा जाता था, और चांदी के सिक्के को रूपक कहा जाता था। चांदी के सिक्के को रूपक कहा जाता था। तो आराम से इसको पढ़िएगा। आगे नेक्स्ट देखते हैं, अभिलेख के बारे में दिया है। तो अभिलेख के बारे में देखिए, सबसे अधिक अभिलेख कहाँ? मैसूर संग्रहालय में संग्रहित है। सबसे अधिक अभिलेख कहाँ? मैसूर संग्रहालय में संग्रहित है। ठीक है, उसके बाद जो है मौर्य और मौर्योत्तर और गुप्त काल के अधिकांश अभिलेख कहाँ मिलते हैं? मौर्य, मौर्योत्तर और गुप्त काल के अधिकांश अभिलेख कहाँ मिलते हैं? कार्पस इंस्क्रिप्शनम, ध्यान रखेंगे, कार्पस इंस्क्रिप्शनम इंडिकेरम नामक ग्रंथ में संकलित है। मौर्य, मौर्योत्तर और गुप्त काल के अधिकांश अभिलेख कार्पस इंस्क्रिप्शनम इंडिकेरम नामक ग्रंथ में संकलित है। तो इसको भी याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। अभिलेखों में प्रयुक्त लिपियां देखिए। प्राकृतिक लिपि क्या है? तो आरंभिक अभिलेख प्राकृतिक भाषा में है। आरंभिक अभिलेख कौन सा भाषा में है भाई? तो प्राकृतिक भाषा में है। ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि अशोक के शिलालेख जो ब्राह्मी लिपि में है, यह लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। और तीसरी लिपि है आपको खरोष्टी लिपि। खरोष्टी लिपि जो है दाएं से बाएं लिखी जाती है। खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। ये अशोक के कुछ शिलालेखों में भी है, ध्यान रखेंगे। यूनान एवं अरमाइक लिपि, यूनानी एवं अरमाइक लिपि ये पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान में अशोक के शिलालेखों पे इनका प्रयोग हुआ। यूनानी एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग जो है अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के अशोक के कुछ शिलालेखों में प्रयोग हुआ। ठीक है, अब आइए देखते हैं यहाँ से 14वीं सदी में फिरोज शाह तुगलक को अशोक के दो शिलालेख, ध्यान रखेंगे, फिरोज शाह तुगलक के अशोक के दो शिलालेख, एक मेरठ उत्तर प्रदेश का एवं एक टोपरा हरियाणा में मिले हैं, जिन्हें दिल्ली लाया गया था। जिन्हें दिल्ली लाया गया था, ध्यान रखेंगे, फिरोज शाह तुगलक। उसके बाद 1837 में जेम्स प्रिंसेप, ध्यान रखेंगे, जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में जो है इन शिलालेखों को पढ़ा था। ठीक है, और सर्वप्रथम जिस लिपि को पढ़ा था वो ब्राह्मी लिपि थी। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ा था। उसके बाद देखते हैं महत्वपूर्ण अभिलेख हम उसके
शासक के बारे में देखते हैं। तो समुद्रगुप्त जो गुप्त वंश के शासक थे, ये प्रयाग प्रशस्ति इनका अभिलेख है जो इलाहाबाद में, प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद में। रुद्रदामन जो शक वंश के हैं, रुद्रदामन जो शक वंश के हैं, जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में मिला है, जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में मिला। उसके बाद स्कंदगुप्त हैं जिनकी जो है भीतरी स्तंभ लेख है गाजीपुर में। स्कंदगुप्त ये भी गुप्त वंश के ही हैं, गाजीपुर में। खारवेल जो कलिंग में, कलिंग कहाँ है? उड़ीसा में, ठीक है। उड़ीसा की पहले जो है कलिंग क्या होता थी, राजधानी होती थी, ठीक है, कलिंग नाम से जाना जाता था, ध्यान रखेंगे। हाथी गुफा अभिलेख यहाँ से मिला, हाथी गुफा अभिलेख यहाँ से मिला। पुलिकेशन द्वितीय का अभिलेख है ऐहोल अभिलेख। पुलिकेशन द्वितीय जो कि चालुक्य वंश का शासक था, ऐहोल अभिलेख इसको मिला है। राजा भोज जो प्रतिहार वंश के शासक है, प्रतिहार वंश के शासक है राजा भोज, और इनको जो है मिला है ग्वालियर प्रशस्ति जो मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है। उसके बाद विजय सेन का जो है अभिलेख है देवपाड़ा अभिलेख, विजय सेन का अभिलेख देवपाड़ा अभिलेख। हर्षवर्धन का अभिलेख है मुधवन एवं बांसखेड़ा, हर्षवर्धन का अभिलेख है मुधवन एवं बांसखेड़ा जो वर्धन वंश के हैं, जो वर्धन वंश के हैं। यशोधर्मन का अभिलेख है मंदसौरी प्रशस्ति जो मालवा नरेश हैं, ये यशोधर्मन कौन है? मालवा नरेश मध्य प्रदेश, ध्यान रखेंगे। मंदसौरी प्रशस्ति है। गौतमी बाल श्री जो सतवाहन वंश के शासक थे, इनका अभिलेख नासिक अभिलेख है। गौतमी बाल श्री जो सातवाहन वंश के शासक हैं, इनका जो अभिलेख है नासिक अभिलेख है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख जो है संस्कृत भाषा में जारी प्रथम अभिलेख है। रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख जो है संस्कृत भाषा में जारी प्रथम अभिलेख है, ठीक है। पुलिकेशन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख उसके दरबारी कवि रवि कृति द्वारा रचित है। पुलिकेशन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख उसके दरबारी कवि रवि कृति का द्वारा जो है रचित है। अशोक के प्रयाग स्तंभ लेख में कारुवकी एवं तीवर का उल्लेख मिलता है, ध्यान रखेंगे। अशोक के प्रयाग स्तंभ लेख में कारुवकी जो अशोक की प्रेमिका थी एवं तीवर के उल्लेख मिलते हैं। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति की रचना उसके संधि विग्रहक हरिसेन ने किया था, ध्यान रखेंगे। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति की रचना उसके संधि विग्रहक हरिसेन ने किया था, ठीक है, जो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि भी थे हरिसेन, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भानुगुप्त के एरण अभिलेख में सर्वप्रथम सती प्रथा गोपराज नामक सैनिक की पत्नी के लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भानुगुप्त के एरण अभिलेख में सर्वप्रथम सती प्रथा गोपराज नामक सैनिक के जो है साक्ष्य मिले हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के उदयगिरी गुहा लेख में उसके उद्देश्य संपूर्ण पृथ्वी को जीतना था, उसका उद्देश्य संपूर्ण पृथ्वी को जीतना था। वही चंद्रगुप्त द्वितीय है जिसने विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त की थी, ठीक है। उसकी जो है अभिलेख है उदयगिरी गुहा, ध्यान रखेंगे, उदयगिरी गुहा, ठीक है। इसमें जो है सभी संपूर्ण पृथ्वी को जीतना था चंद्रगुप्त द्वितीय का उद्देश्य, इसमें बताया गया है। तुमुन अभिलेख में क्या है? तो कुमारगुप्त फर्स्ट की शरदकालीन सूर्य की तरह बताया गया है। तुमुन अभिलेख में कुमारगुप्त फर्स्ट को शरदकालीन सूर्य की तरह बताया गया है तुमुन अभिलेख में। स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख में जो है हुणों के आक्रमण का उल्लेख है। मंदसौरी अभिलेख में यशोधर्मन के जननेन्द्र कहा गया है, ध्यान रखेंगे। मंदसौरी अभिलेख में यशोधर्मन को क्या कहा गया है? जननेन्द्र कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त द्वितीय के विजयों का वर्णन मेहरौली लोह स्तंभ लेख में मिलता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के विजयों का वर्णन महरौली लोह स्तंभ लेख में मिलता है। अब यहाँ से इससे देखते हैं विदेशी अभिलेख। बोगाज कोई, ध्यान रखेंगे, बोगाज कोई या एशिया माइनर या मध्य एशिया इसी को कहा जाता है, से 1400 ईसा पूर्व में प्राप्त संधि पत्र अभिलेख में वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नसात्य के नाम उल्लेखित है, ध्यान रखेंगे। बोगाज कोई या एशिया माइनर या मध्य एशिया से 1400 ईसा पूर्व से प्राप्त संधि पत्र है। ये अभिलेख में वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नसाते का नाम उल्लेखित है।
उसके बाद दूसरा है आपको इम्पोर्टेंट हो जाएगा हेलियोडोरस। हेलियोडोरस जो यूनानी राजदूत का जो स्नागर है, विदेशी है, तो एक गरुड़ स्तंभ लेख भगवत धर्म वासुदेव की आराधना की जानकारी देता है। हेलियोडोरस जो है गरुड़ स्तंभ लेख, ठीक है, भगवत धर्म वासुदेव की आराधना की जानकारी देता है हेलियोडोरस, ठीक है, यूनानी राजदूत था। प्राचीन भारतीय इतिहास के आधुनिक लेखक देख लेते हैं, ठीक है। 1976 में मनुस्मृति को अंग्रेजी में अनुवाद करवाया था, जिसका नाम है ये कोड ऑफ जेंटू लॉज। ध्यान रखेंगे, मनुस्मृति को 1776 में अंग्रेजी में अनुवाद कराया गया था, जिसका नाम है ए कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से करवाया गया था। सर विलियम जोन्स जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक हैं, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक है, और ठीक है, ने 1789 में अभिज्ञान शकुंतलम, ध्यान रखें, अभिज्ञान शकुंतलम जो कालिदास की रचना है को अंग्रेजी में अनुवाद करवाया है 1789 में। फिर विलिकिंस ने 1785 में भगवद गीता को अंग्रेजी में अनुवाद कराया। 1785 में विलिकिंस ने भगवद गीता को जो है अंग्रेजी में प्रचार करवाया है, ये भी ध्यान रखेंगे भगवद गीता को। नेक्स्ट है विंसेंटर ऑथर स्मिथ की पुस्तक है अर्ली हिस्ट्री। विंसेंट ऑथर स्मिथ की पुस्तक है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में प्राचीन भारत का सुव्यवस्थित इतिहास प्रस्तुत किया गया है। उसके बाद जो है ब्रिटिश इतिहासकार एल बैसम ने वंडर दैट वाज इंडिया लिखा है। डी कोसाम्बी की कृति है एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, प्राचीन भारतीय इतिहास जानने का एक उत्तम स्रोत डी कोसाम्बी की रचना है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है महत्वपूर्ण रचनाएं और उनके लेखक के बारे में दिया हुआ, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है उसी को हम लोग देखेंगे। कालिदास की रचना है अभिज्ञान शकुंतलम, मलविकाग्निमित्रम रघुवंशी। विशाखा दत्त की रचना है मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम, तो ये भी याद रखेंगे। देवी चंद्रगुप्तम का भी नाम याद रखेंगे। मुद्रा राक्षस तो सब कोई जानता है। शूद्रक की रचना है मृच्छकटिकम। वात्स्यायन की रचना है कामसूत्र। राजशेखर की रचना है काव्य मीमांसा। राजशेखर की रचना है काव्य मीमांसा या कर्पूर मंजरी या हरविलास बाल रामायण, राजशेखर की रचना है। बाणभट्ट की रचना है हर्षचरित्र। बिल्हण की रचना है विक्रमांक देव चरित्र। अमर सिंह की रचना है अमरकोश। पद्मगुप्त की रचना है नवसाहसक चरित्र, ठीक है। और सोमदेव की रचना है ललित विग्रह राज। मेरुतुंग की रचना है प्रबंध चिंतामणि। भास्कराचार्य की रचना है सिद्धांत शिरोमणि। अतुल की रचना है मूषिक वंश। नागसेन की रचना है मिलिंद पन्हो, तो इसका नाम याद रखेंगे नागसेन, ठीक है। मिलिंद पन्हो, ठीक है, नागसेन की रचना है। वरमिहार, ठीक है, जिसकी रचना वरमिहार की रचना क्या है बृहत संहिता। वरमिहार की रचना क्या है बृहत संहिता। भवभूति उत्तर रामचरित्र रचना है भवभूति का। दांडी की रचना है काव्य दर्शन। हेमचंद्र सूरी की रचना है कुमारपाल चरित्र। जयदेव की रचना है गीत गोविंद। भास की रचना है चारुदत्त या स्वप्न वासवदत्त। भास दो रचना ध्यान रखेंगे भास का, चारुदत्त और स्वप्न वासवदत्त। विष्णु शर्मा का रचना है पंचतंत्र। विष्णु शर्मा का रचना क्या है पंचतंत्र है। अश्वघोष की रचना है बुद्ध चरित्र और सूत्रालंकार। ध्यान रखेंगे अश्वघोष की रचना बुद्ध चरित्र और सूत्रालंकार। वेद व्यास की रचना है भगवद गीता और महाभारत। भर्तहरि की रचना है भक्ति शतक, ठीक है। उसके बाद जो है वाल्मीकि की रचना है रामायण। वाल्मीकि की क्या है तो रचना है रामायण है। गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस बृहद कथा इन्होंने लिखा है, ठीक है। हरिसेन की रचना है बृहद कथा कोश। माघ की रचना है शिशुपाल वध, ठीक है।
उसके बाद नागार्जुन की रचना है सतसाहसी की। नागार्जुन की क्या रचना है? सतसार की। बिहारी की रचना है सतसई। नारायण भट्ट की रचना है हितोपदेश। सोमेश्वर की रचना है कीर्ति कौमुदी। सोमेश्वर की रचना क्या है? कीर्ति कौमुदी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कात्यायन क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट है। गर्गी संहिता जो ज्योतिषी ग्रंथ है, कात्यायन का लिखा हुआ गर्गी संहिता जो कि एक ज्योतिषी ग्रंथ है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों जो है इतिहास का भी पार्ट देख लिया। अब आइए जीव विज्ञान के पार्ट देखते हैं। ठीक है, जीव विज्ञान के पार्ट देखते हैं। ठीक है, जीव विज्ञान का पहला है, यहाँ पे देख सकते हैं। जीव विज्ञान का कहलाता है जीव। बायोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा में बायोस अर्थात जीवन तथा लोगोस अर्थात अध्ययन से बना है। बायोलॉजी शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था? तो ये याद रखेंगे, बायोलॉजी शब्द सर्वप्रथम कौन दिया था? तो 1802 में दिया था लैमार्क, जो फ्रांस के थे। लैमार्क जो फ्रांस के थे, और टैवीरेनस जो जर्मनी के थे। टैवीरेनस जो जर्मनी के थे, बायोलॉजी शब्द दिए हैं। अरस्तु को क्या बोला जाता है? तो फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, जीव विज्ञान की कुछ शाखाएँ हैं। ठीक है, उसके बारे में देख लेते हैं। एक है जंतु विज्ञान, एक है वनस्पति विज्ञान। जीव विज्ञान में एक जंतु विज्ञान, एक वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान के अध्ययन का जनक कौन है? तो अरस्तु है। ठीक है, और पेड़ पौधों का अध्ययन क्या है? वनस्पति विज्ञान है, जिनका जनक थियोफ्रेस्टस है। ठीक है, वनस्पति विज्ञान का अध्ययन कौन है? वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो थियोफ्रेस्टस हैं, और जंतु विज्ञान के जो जनक है अरस्तु हैं। इसमें ये याद रखेंगे। उसके बाद कुछ शाखाएं दिया हुआ, उसके बाद उनके जनक दिए हुए, तो इसको भी देख लेते हैं। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु हैं। जंतु विज्ञान के जनक कौन है? तो अरस्तु हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो थियोफ्रेस्टस हैं। वर्गिकी के जनक कौन है? तो लिनियस है। वर्गिकी के जनक कौन है? तो लिनियस है, ध्यान रखेंगे। अनुवांशिकी के जनक कौन है? तो ग्रेगर मेंडल हैं। ग्रेगर मेंडल है। जीवाश्मिक के जो है लियोनार्डो डी विंसो, ध्यान रखेंगे। जीवाश्मिकी के हैं जो है जीवाश्मिकी के लियोनार्डो डी विंसी। चिकित्सा शास्त्र के जनक हैं हिपोक्रेटस। चिकित्सा शास्त्र के जनक हैं हिपोक्रेटस। सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक हैं लुई पस्चर। सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक हैं लुई पस्चर। आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक हैं वान बेयर। आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक हैं वान बेयर। जीवाणु विज्ञान के जनक हैं ल्यूवेनहॉक। जीवाणु विज्ञान के जनक हैं ल्यूवेनहॉक। कवक विज्ञान के जनक हैं माइकोलॉजी। कवक विज्ञान के जनक कौन है? माइकोलॉजी। प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक कौन है? एडवर्ड जेनर। कोशिका विज्ञान के जनक कौन है? रॉबर्ट हुक। कोशिका विज्ञान के जनक रॉबर्ट हुक। भारतीय पारिस्थितिक विज्ञान के जनक आर मिश्रा। भारतीय पारिस्थितिक विज्ञान के जनक कौन है? आर मिश्रा हैं। भारतीय बायोलॉजी के जनक कौन है? तो आर एस कश्यप हैं। भारतीय शैवाल विज्ञान MOA अयंगर, ध्यान रखेंगे। भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक कौन है? MOA अयंगर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाओं के बारे में दिया है। अनुवांशिकी, ध्यान रखेंगे, अनुवांशिकी या जेनेटिक्स। ठीक है, जिसे वंशानुगति का अध्ययन किया जाता है। अनुवांशिकी में वंशानुगत की अध्ययन किया जाता है। सुजननिकी में क्या किया जाता है? तो अनुवांशिकी के आधार पर मानव जाति के आने वाली पीढ़ियों के सुधार का अध्ययन किया जाता है। किसमें? सुजननिकी में, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देते हैं। जीवाश्मिकी क्या है? तो जीवधारियों के जीवाश्मों का अध्ययन जीवाश्मिकी है, जिसको क्या बोला जाता है? प्लेंटोलॉजी। क्रियोजेनिक्स क्या है? क्रियोजेनिक्स तो शरीर पर शीत के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। क्रियोजेनिक्स इसको बोला जाता है। क्रियोजेनिक्स शरीर पर शीत का प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। हर्पैटोलॉजी क्या है? तो सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है। हर्पैटोलॉजी में सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है।
पोमोलॉजी में क्या है, तो फलों का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, फलों का अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, शैवालों का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन किया जाता है। सिल्वीकल्चर में वन विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। सिल्वीकल्चर में वन विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। सेरीकल्चर में रेशम का अध्ययन किया जाता है। सेरीकल्चर में रेशम करने वाले कीट पालन का अध्ययन किया जाता है। अब रोग विज्ञान रोग की प्राकृतिक कारण और लक्षण के बारे में दिया हुआ है। ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी में क्या था, रोग विज्ञान में, ठीक है, रोग विज्ञान में इसको क्या बोलेंगे, पैथोलॉजी। पैथोलॉजी में रोगों की प्राकृतिक कारण और लक्षण का अध्ययन किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। ऑफियोलॉजी में सर्पों का अध्ययन किया जाता है। ऑफियोलॉजी में सर्पों का अध्ययन किया जाता है। मर्मिकोलॉजी में चींटियों का अध्ययन किया जाता है। याद रखेंगे, मर्मिकोलॉजी में चींटियों का अध्ययन किया जाता है। मर्मिकोलॉजी में चींटियों का अध्ययन किया जाता है। एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। पीसीकल्चर में मछली पालन का अध्ययन किया जाता है। एरेक्नोलॉजी में मकड़ियों का अध्ययन किया जाता है। एरेक्नोलॉजी में मकड़ियों का अध्ययन किया जाता है। सूक्ष्म जैविक में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। सूक्ष्म जैविक में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद है कैलोलॉजी। कैलोलॉजी में मानव सौंदर्य का अध्ययन किया जाता है। कैलोलॉजी में मानव सौंदर्य का अध्ययन किया जाता है। राइनोलॉजी में जंतु के नाक कान गले का अध्ययन किया जाता है। राइनोलॉजी में जंतु के नाक कान गले का अध्ययन किया जाता है राइनोलॉजी में। अब यहाँ से स्टार्ट होता है आधुनिक बिहार का इतिहास। तो देखते हैं इसको, आधुनिक बिहार, ठीक है। आधुनिक बिहार में सबसे पहले हम लोग देखेंगे यूरोपीय कंपनियों का बिहार में परिवेश, जनजातीय विद्रोह, 1857 का बिहार, राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार पृथक बिहार। तो यानी आज हम लोग जो देखेंगे यूरोपीय कंपनियों का प्रवेश देखेंगे, यूरोपीय कंपनियों का बिहार में प्रवेश। तो बिहार में सर्वप्रथम पुर्तगाली जो है हुगली से पटना नाव के द्वारा आते थे। ध्यान रखेंगे, हुगली से पटना जो है नाव के द्वारा व्यापार करने आते थे और वे पटना से सोरा, सूती वस्त्र, चीनी मिट्टी का बर्तन, मसाला आदि प्राप्त करते थे। सोरा, सूती वस्त्र, चीनी मिट्टी का बर्तन, मसाला आदि प्राप्त करते थे। तो पुर्तगाली किससे आते थे, हुगली से पटना नाव के द्वारा आते थे। उसके बाद 1632 में पटना कॉलेज के उत्तरी इमारत पर डचों ने अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। डचों की अभिरुचि जो है सूती वस्त्र और सोरा आदि में भी था। उसके बाद अंग्रेज़ों के बारे में देखें। अंग्रेज़ जो है 1620 में पटना के आलमगंज में आपने अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया, लेकिन वह 1621 में बंद हो गई। उन्हें व्यापारिक केंद्र स्थापित करने में वास्तविक सफल 1651 ईस्वी में मिला था। अंग्रेजी यात्री एक है पीटर मुंडी, जो 1632 में बिहार आया था। उसने यह व्यापार की संभावना देखी तथा डच कंपनियों को व्यापार करते हुए देखा था। अंग्रेज कंपनी की फैक्ट्री में वर्तमान में गुलजार बाग पटना स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस एवं सर्वे कार्यालय स्थित है। ध्यान रखेंगे, अंग्रेज कंपनी की फैक्ट्री में वर्तमान में गुलजार बाग पटना स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस एवं सर्वे कार्यालय स्थित था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, डेनिश कंपनी ने 1774 ईस्वी में पटना सिटी के नेपाल कोठी के समीप अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। मुगल शासक फारुखसियर ने 1713 से 19 ईस्वी में 1717 ईस्वी में अंग्रेज को भारत में कहीं भी व्यापार करने के सिक्के प्रयोग करने की मान्यता दी। इस घोषणा को ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे, फारुखसियर ने दिया था, फारुखसियर ने। नेक्स्ट है बंगाल बिहार एवं अंग्रेज कंपनी ने 1717 ईस्वी में व्यापारिक अधिकार प्राप्त हो गए थे। 1717 ईस्वी में व्यापारिक अधिकार प्राप्त हो गया था। दूसरी ओर बंगाल के नवाब अलवर्दी खां मुगलों से हटकर स्वतंत्र सत्ता चला रहे थे, अतः व्यापारिक हितों के लिए संघर्ष स्वाभाविक था। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं। 1756 ईस्वी में अलवर्दी खां की मृत्यु के बाद उसका नाती सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बनता है। 1756 ईस्वी में अलवर्दी खां की मृत्यु के बाद उसके नाती सिराजुद्दौला जो है बंगाल का नवाब बनता है। 23 जून 1757 ईस्वी को
अंग्रेजों एवं सूरजदौला के मध्य प्लासी की लड़ाई होती है, जिसमें सूरजदौला पराजित हो जाता है। ध्यान रखेंगे 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेज एवं सूरजदौला के मध्य प्लासी की लड़ाई होती है, जिसमें जो है सूरजदौला जो है पराजित हो जाता है। ठीक है, उसके बाद मीर जाफर जो है कठपुतली नवाब बनाते हैं अंग्रेज, और उसके बाद 1760 ईस्वी में मीर जाफर की जगह उसके दामाद मीर कासिम का नवाब बनाया गया। फिर मीर कासिम ने अंग्रेजों के हस्तक्षेप को कम करने के उद्देश्य से अपनी राजधानी मुंगेर स्थापित कर दिया। ध्यान रखेंगे मिर कासिम ने अंग्रेजों के हस्तक्षेप को कम करने के उद्देश्य से अपनी राजधानी मुंगेर स्थानांतरित कर दिया। स्थानीय व्यापारियों पर से करों को समाप्त कर दिया था। स्थानीय व्यापारियों पर से जो है करों को समाप्त कर दिया था। इससे ब्रिटिश व्यापारियों को परेशानी होने लगी। अंग्रेजों ने 1763 ईस्वी में मीर कासिम को हटाकर पुनः मीर जाफर को नवाब बना दिया। तो 1763 में जो है मीर कासिम पुनः हट जाता है। फिर 1763 में मीर कासिम भागकर पटना आ गया और पटना में उसने अंग्रेजी फैक्ट्री पर अधिकार कर लिया था। 1763 में मीर कासिम जो है अंग्रेजी फैक्ट्री पर अधिकार कर लिया था। इसके बाद वह अवध का नवाब सूरजदौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से मिल जाता है। इसके बाद जो है वह अवध का नवाब सूरजदौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से मिल जाता है। तीनों की संयुक्त सेना जो है अंग्रेज के सेनापति जो थे हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध होता है। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध होता है। उसके बाद है 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि होती है। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपए वार्षिक के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा का दीवानी अधिकार देना पड़ता है। ध्यान रखेंगे 26 लाख रुपए वार्षिक के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी किसको देना पड़ता है? लगान वसूली की दीवानी अंग्रेजों को देना पड़ता है। ठीक है, 1766 में पटना स्थित अंग्रेज फैक्ट्री के मुख्य अधिकारी मिडलटन को राजा धीरज नारायण और राजा सीताब राय के साथ एक प्रशासनिक मंडली का सदस्य बनाया गया और 1767 में धीरज नारायण को हटाकर सीताब राय को कंपनी का नवाब एवं दीवान बनाया गया। 1770 ईस्वी में बंगाल बिहार के क्षेत्र में भीषण अकाल पड़े थे। ध्यान रखेंगे 1770 ईस्वी में बंगाल बिहार के क्षेत्र में भीषण अकाल पड़े थे। पटना, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया में अकाल का प्रकोप भयंकर था। 1783 ईस्वी में बिहार में पुनः अकाल पड़े। जांच अधिकारी जॉन शोर ने एक अन्नागर का निर्माण सुझाव दिया। उसके सुझाव पे 1784 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे 1784 ईस्वी में, ठीक है, पटना में ब्रिटिश इंजीनियर जॉन गॉस्टिन द्वारा जो है गोलघर का निर्माण करवाया गया था। अब यहाँ से करंट का स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, करंट में कौन क्या कहाँ, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो इसको भी देखना जरूरी है। तो संवैधानिक पदाधिकारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 15वें नंबर की, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 15वें नंबर की, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 14वें नंबर के, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 15वें नंबर के। न्यायिक प्रमुख देखते हैं। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के हैं DY चंद्रचूड़ है 50वें नंबर के, DY चंद्रचूड़ 50वें नंबर के। महान्यायवादी हैं, ठीक है, महान्यायवादी जो भारत सरकार के जो है वकील भी कहा जाते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया R वेंकट रमणी 16वें नंबर के, R वेंकट रमणी 16वें नंबर के, R वेंकट रमणी 16वें नंबर। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है तुषार मेहता, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है तुषार मेहता। अध्यक्ष राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के न्यायमूर्ति हैं प्रकाश श्रीवास्तव। संसदीय प्रमुख है, सभापति राज्यसभा के हैं, कौन है तो जगदीप धनखड़ हैं। उपसभापति राज्यसभा के हरिवंश नारायण सिंह हैं। महासचिव राज्यसभा के प्रमोद चंद्र मोदी हैं। नेता विपक्ष के राज्यसभा के मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। नेता सत्ता पक्ष के राज्यसभा के JP नड्डा हैं। अध्यक्ष 18वीं लोकसभा के ओम बिड़ला हैं। नेता विपक्ष लोकसभा के राहुल गांधी हैं। महासचिव लोकसभा के उत्पल कुमार सिंह हैं। अब निर्वाचन आयोग के बारे में है।
निर्वाचन आयोग के प्रमुख कौन है? तो राजीव कुमार 25वें नंबर के निर्वाचन आयोग के प्रमुख राजीव कुमार 25वें नंबर के। चुनाव आयुक्त कौन है? तो ज्ञानेश्वर कुमार, सुखविंदर सिंह, अनूप चंद्र पांडे। उप चुनाव आयुक्त कौन है? तो अजय भादु, RK गुप्ता, उमेश सिंह, सुदीप जैन। अब नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक हैं। नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक कैग CAG गिरीश चंद्र मुर्मू 14वें नंबर के हैं। नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक ध्यान रखेंगे कैग बोला जाता है, गिरीश चंद्र मुर्मू 14वें नंबर के। महालेख महालेखा महानियंत्रक CGA SS दुबे 28वें नंबर के। तो SS दुबे का नाम याद रखेंगे 28वें नंबर के। शस्त्र सेनाओं के प्रमुख हैं। सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। वायुसेनाध्यक्ष कौन है? तो BR चौधरी हैं 27वें नंबर के। नौसेनाध्यक्ष कौन है? तो दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं 26वें नंबर के। नौसेनाध्यक्ष दिनेश कुमार त्रिपाठी 26वें नंबर के। थल सेनाध्यक्ष कौन है? तो उपेंद्र द्विवेदी 30वें नंबर के हैं। थल सेनाध्यक्ष कौन है? उपेंद्र द्विवेदी 30वें नंबर के। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान हैं। अब महानिदेशक सैन्य अभियान के कौन है? तो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटारिया हैं। अब उसके बाद सचिव एवं सलाहकार देखते हैं। कैबिनेट सचिव कौन है? तो राजीव गाबा हैं। कैबिनेट सचिव राजीव गाबा हैं। सलाहकार प्रधानमंत्री के कौन है? तो अमित खरे, तरुण कपूर है। सलाहकार प्रधानमंत्री का तो अमित खरे और तरुण कपूर है। प्रधान सचिव प्रधानमंत्री का PK मिश्रा है। प्रधान सचिव प्रधानमंत्री का PK मिश्रा है। रक्षा वित्त सचिव कौन है? तो गर्गी कौल है। रक्षा वित्त सचिव कौन है? गर्गी कौल है। विदेश सचिव कौन है? तो विक्रम मिश्रा है 35वें नंबर का। विदेश सचिव कौन है? तो विक्रम मिश्रा है 35वें नंबर का। इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। जो काला काला दागी है ये यानी बिल्कुल नया है। विदेश सचिव विक्रम मिश्रा 35वें नंबर के। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। करेंट में देरी नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी देखते हैं इसको। गृह सचिव अजय कुमार भल्ला हैं। अजय कुमार भल्ला। वित्त सचिव कौन है? तो TB सोमनाथन है। रक्षा सचिव कौन है? तो गिरिधर अरमाने हैं। राजस्व सचिव कौन है? तो संजय मल्होत्रा हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो अजित डोभाल हैं। उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो पंकज कुमार सिंह हैं। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो अनंत नागेश्वरन है। मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन है। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार के अजय कुमार सूद हैं। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार के अजय कुमार सूद हैं। नेक्स्ट है गुप्तचर एवं जांच संगठन के प्रमुख। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CBC कौन है? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव 19वें नंबर के हैं। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त प्रवीण कुमार श्रीवास्तव 19वें नंबर के हैं। प्रमुख केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के कौन है? प्रवीण सूद हैं। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो हीरालाल समरिया 12वें नंबर के हैं। निदेशक इंटेलिजेंसी ब्यूरो कौन है? तो तपन कुमार डेका हैं। प्रमुख रिसर्च एंड एनालिसिस वर्ग यानी RAW रॉ के प्रमुख कौन है? तो रवि सिंह। रॉ के प्रमुख कौन है? रवि सिंह। ये रॉ ध्यान रखेंगे भारत के जो है गुप्त एजेंसी है रॉ। रवि सिन्हा इनके प्रमुख हैं। महानिदेशक राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA सदानंद वसंत दाते हैं। प्रभाकारी दिनेश प्रवर्तन निदेशालय ED के, तो ED का भी नाम चर्चा है, NIA का भी नाम चर्चा है। तीनों का नाम याद रखिएगा। रॉ के हैं रवि सिन्हा, NIA के हैं राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के हैं सदानंद वसंत दाते और ED के हैं राहुल नवीन। ठीक है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB के मुख्य हैं सत्यनारायण प्रधान हैं। अर्धसैनिक बल के प्रमुख देखते हैं। महानिदेशक सशस्त्र सीमा बल दलजीत सिंह चौधरी हैं SSB के। महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल BSF के नितिन अग्रवाल। महानिदेशक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के हैं अनिश दयाल सिंह है। महानिदेशक केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF के हैं नीना सिंह हैं। महानिदेशक राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के हैं नलिनी प्रभात हैं। निदेशक विशेष सुरक्षा समूह SPG के हैं आलोक शर्मा हैं। भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के हैं राहुल रसगोत्रा हैं। ठीक है। NCC के हैं गुरबीर पाल सिंह 34वें नंबर के। राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC के हैं गुरबीर पाल सिंह 34वें नंबर के। भारतीय तटरक्षक बल हैं राकेश पाल 25वें नंबर के। NDRF के हैं पीयूष आनंद। RPF के हैं मनोज यादव। ठीक है। असम राइफल्स के हैं प्रदीप चंद्र नायर और होम गार्ड के हैं विवेक श्रीवास्तव। प्रमुख आयोग के अध्यक्ष एवं सचिव
नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपाध्यक्ष नीति आयोग के सुमन कुमार बैरी, सीईओ नीति आयोग के BBR सुब्रमण्यम हैं, अध्यक्ष लोक संघ एवं सेवा आयोग के डॉक्टर मनोज सोनी हैं, 22वें और 21वें विधि आयोग ऋतुराज अवस्थी, बलबीर चौहान। ध्यान रखेंगे 22वें हैं अध्यक्ष, 22वें कौन है तो ऋतुराज अवस्थी हैं, और 21वें विधि आयोग कौन है तो बलबीर चौहान है। 21वें विधि आयोग बलबीर चौहान है। राष्ट्रीय महिला आयोग रेखा शर्मा 9वें नंबर की। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग हंसराज गंगाराम अहिर हैं। ठीक है। कर्मचारी चयन आयोग SSC के राकेश रंजन है। 7वें वेतन आयोग के कौन है तो अशोक कुमार माथुर हैं। ठीक है। अध्यक्ष लोकपाल के अजय मणिकराव खानविलकर हैं। ठीक है, खानविलकर हैं। 16वें और 15वें वित्त आयोग है अरविंद पनगड़िया NK सिंह हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के रणनीत कौर हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के हर्ष चौहान हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के किशोर मकवाना हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अरुण कुमार मिश्रा 8वें नंबर के। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के प्रियंका कानूनगो हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग सरदार इकबाल सिंह लालपरा हैं। ठीक है। रेलवे बोर्ड के CEO कौन है तो जया वर्मा सिन्हा है। रेलवे बोर्ड के CEO कौन है तो जया वर्मा सिन्हा है। जो नया है उसी को हम लोग अब देखते चलते हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के जो है रवि अग्रवाल हैं। ठीक है। उसके बाद जो है भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी TRAI के अनिल कुमार लोहाटी हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के अमित अग्रवाल हैं। ठीक है। उसके बाद बने नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन NTPC के निदेशक बने हैं रविंदर कुमार बने हैं। ठीक है। उसके बाद भारत संचार निगम लिमिटेड के हैं सुधाकर राव पापा। ठीक है। उसके बाद जो है ठीक है महानगर टेलीफोन नगर निगम के सुनील कुमार हैं। उसके बाद जो है भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL के हैं मनोज जैन बने हुए हैं। ठीक है। उसके बाद है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB के शेफाली शरण है। प्रसार भारती बोर्ड के नवनीत सौगाल बने हुए हैं। उसके बाद जो है इसरो के अध्यक्ष हैं S सोमनाथ 10वें नंबर के। इसरो के जो अध्यक्ष हैं S सोमनाथ 10वें नंबर के। परमाणु ऊर्जा आयोग AEC के हैं AK मोहंती। ध्यान रखेंगे। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के AERB के हैं दिनेश कुमार शुक्ला। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी बार्क के जो है अध्यक्ष निदेशक हैं विवेक भसीन। ध्यान रखेंगे बार्क के विवेक भसीन। अध्यक्ष रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के कौन है समीर बी कामत हैं। महानिदेशक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CDCIR के नलथम्बी कलाई सेल्वी हैं। ठीक है। उसके बाद अध्यक्ष औद्योगिक एवं विकास अनुसंधान परिषद के T रामास्वामी हैं। निदेशक विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के डॉक्टर उन्नी कृष्ण नैयर हैं। नेक्स्ट देखते हैं खेल संगठन के प्रमुख के बारे में यहाँ पे कुछ दिया हुआ है इम्पोर्टेंट। तो अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के अध्यक्ष कौन बने न्यू में तो ग्रेग बार्कले बने हैं। न्यूजीलैंड के ग्रेग बार्कले बने हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के अध्यक्ष कौन है तो रोजर बिन्नी है। 36वें नंबर के रोजर बिन्नी को बनाया गया है। उसके बाद जो है अध्यक्ष पहली महिला भारतीय ओलंपिक संघ की PT उषा हैं। ठीक है। उसके बाद अध्यक्ष भारतीय पैरालंपिक समिति का देवेंद्र झाझारिया हैं। पैरालंपिक समिति यानी जो है IPC के देवेंद्र झाझारिया हैं। बीमा संस्था के प्रमुख देखते हैं। ठीक है। तो IRDA के प्रमुख कौन हैं अध्यक्ष देवाशीष पांडे हैं। LIC के सिद्धार्थ मोहंती हैं। ठीक है। उसके बाद महानिदेशक कर्मचारी राज्य बीमा निगम के हैं कमल किशोर सेन हैं। उसके बाद न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के गिरिराज सुब्रमण्यम हैं। ठीक है। उसके बाद जो है निदेशक यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के भूपेश सुशील राहुल हैं। उसके बाद MD/CEO SBI जनरल इंश्योरेंस के नवीन चंद्र
झा हैं, नवेंद्र चंद्र झा हैं। ठीक है, तो यहाँ तक रहा। आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। अगर पसंद आया तो कमेंट करिए अगला वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए।